गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपके क्लास कोचिंग सेंटर। तो आप सभी का स्वागत है आज के ज्योग्राफी के पी वाई क्वेश्चन के सेकंड क्लास में। तो आज का जो सेकंड क्लास होगा उसमें अगले क्वेश्चन अगले क्लास में कितने तक देख चुके थे, वहां पे टोटल 18 क्वेश्चन टोटल देख चुके थे। तो ज्योग्राफी का जो आपका पैटर्न पेपर्स है, यानी कि आपके ज्योग्राफी पेपर है, जैसे कि आपके जेक के द्वारा दिया गया 2025 के, उसमें मात्र ज्योग्राफी में कितने नंबर के हम प्रैक्टिकल मतलब अपने से लिखते हैं, तो 70 नंबर के। तो 70 नंबर के हम लोगों के द्वारा यहाँ अटेम्प्ट किया जाता है। बाकी जो बचे वो 30 नंबर वो मैम प्रैक्टिकल्स में दे देते हैं, टीचर्स प्रैक्टिकल में दिए के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, 70 में 25 मार्क्स के जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 25 मार्क्स तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, बाकी बात आपकी क्या होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। तो ये सब आपको ज्योग्राफी में का पैटर्न थोड़ा सा अलग है, तो इसको याद आपको रखने योग्य बात थे, इसी के लिए हमने बता दिया। क्या है कि हिस्ट्री का जो हम एग्जाम पैटर्न बताए थे वो थोड़ा सा अलग था, इस कारण से आपको फिर से हम पुनः देखो कोशिश की कि ज्योग्राफी का भी पैटर्न बता दें। तो फिर हम लेट नहीं करते हैं इसके बारे में, तो हम अपने क्वेश्चन में चल सकते हैं। देखिए 16वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, जल समस्या के संभावित कारण है। तो 2025 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये दिए गए थे कि जल समस्याओं के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए में जल का अधिक दोहन। हाँ, जल का अधिक दोहन करेंगे तो जल से समस्या आएंगे ही। जल प्रदूषण, यह भी एक समस्या है भाई। जल का पुनः चक्रण में कमी, यह भी है, यानी कि जल का पुनर्चक्रण का मतलब जल का रिसाइकल नहीं होगा, जल भाप बन के ऊपर नहीं उड़ेंगे और नीचे जब वो संघनन की क्रिया नहीं होगी और वर्षा बन के नीचे नहीं गिरेंगे, तो ये हमें जल की समस्या उत्पन्न होगी। तो ओल यानी कि सभी सभी क्या है, मतलब एक तरह से जल की समस्याओं के कारण बन सकते हैं। 17वां नंबर देखते हैं कि 17, तो 17 नंबर क्वेश्चन पेपर में क्या दिया गया है आपके पास, दिया गया था। तो भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है, कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करना है। यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कोयले का सर्वाधिक उत्पादक छत्तीसगढ़, लेकिन सर्वाधिक भंडारण बोलेगा, स्टॉक बोलेगा, भंडारण तो वो झारखंड करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सर्वाधिक उत्पादक में तो छत्तीसगढ़। लेकिन लेकिन याद रखने बात है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि भंडारण बोले तो झारखंड, कोयले का सर्वाधिक भंडारण झारखंड, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से छत्तीसगढ़। याद रखना है, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन 2025 में दिए गए थे, इस तरह से आपके एग्जाम पैटर्न होंगे। तो इसी तरह से इस बार भी 2026 के भी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। समझ में आ गए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आए 2000, अब कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि एक तरह से करंट अफेयर्स टाइप ही दिए जाते हैं ज्योग्राफी में। जैसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर सबसे कम सिक्किम की जनसंख्या है, सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। और ये तो बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है कि अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर होंगे, तो अधिकतम जनसंख्या तो यूपी में होंगे, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या। इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि 2011 के जनगणना का सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की थी, तो सिक्किम। याद रखने वाली बात है। अगला हम 19वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न कौन सा अधात्विक खनिज है। अधात्विक, तो खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज जो होते हैं वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं। तो खनिज मुख्यतः हम 3 प्रकार को देखने को मिलते हैं, या तो 4 प्रकार के हम देखने के। एक होता है हमारा धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक, अधात्विक खनिज, और एक होता है ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। और एक होता है ईंधन खनिज के अतिरिक्त एक होता है ऊर्जा खनिज, यानी कि एक तरह से होता है। ठीक है, तो धात्विक खनिज में कैसे आते हैं, जैसे कि निकेल, जिसमें धातु के अंश पाए जाएंगे, निकेल, मैग्नीज, ये सारे धात्विक खनिज है। लोहा, ये सब हो गए। अधात्विक खनिज जिसमें लोहा के अंश नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पे देखने योग्य बात है, क्या चूना पत्थर में लोहा होते हैं, नहीं होते। क्या कोयला में लोहा होते हैं, नहीं होते। क्या अभ्रक एक लोहा धात्विक है, नहीं है। तो ओल, तो ये सभी आधात्मिक खनिज है, जैसे अभ्रक, कोयला, चूना पत्थर, ये सारे कहते हैं आधात्मिक खनिज है, तो इसे याद रखना है। जबकि ऊर्जा खनिज संसाधन के अंतर्गत किसे रखा जाता है, थोरियम, बड़े बड़े विस्फोटक, थोरियम, यूरेनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट, नहीं सॉरी ग्रेफाइट बोल रहे हैं, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट ऊर्जा संसाधन। और ईंधन खनिज में मात्र 3 आते हैं, याद रखना है, कोयला, पेट्रोलियम,
ईंधन खनिज और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये ईंधन खनिज के अंतर्गत आते हैं। जबकि धात्विक खनिज आगे जाके दो भागों में बढ़ जाते हैं, एक लौह और एक होता है अलोह। अलोह में हो जाएगा सोना, सोना, चांदी, सोना, चांदी, फिर तांबा, ये अलोह खनिज के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों अलोह खनिज के अंतर्गत आ गए? किसमें सोना में लोहा नहीं है, चांदी में भी लोहा नहीं है, तांबा में भी लोहा नहीं है। और लोहा, लोहा जिसमें लोहा के अंश होंगे जिसे गलाया जा सकता है, लोह गलाया जा सकता है, जैसे कि लोहा हो गया, लोहा हो गया, निकेल हो गया, निकिल हो गया, या फिर मैग्नीज हो गया, ये तरह से। तो धात्विक खनिज इसलिए इसको बताएं ताकि इससे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में दिए जाएंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं टाटा। टाटा लौह तथा इस्पात कंपनी स्थित है, इस बार टाटा पूछा है। तो टाटा जिसे हम टिस्को कहते हैं, कहाँ है? जमशेदपुर में, याद रखना है। झारखंड के टाटा, अगर लोकेशन की बात की जाए तो आपके बता दे रहे हैं। तो टाटा कहाँ पे है? तो जमशेदपुर। जमशेदपुर जमशेद जी के द्वारा बसाया गया। टाटा भारत का प्रथम निजी कंपनी है। यह भी पूछा जा सकता है टाटा से घुमा के कि भारत का सर्वप्रथम निजी कंपनी कौन सा है? टाटा, जमशेदपुर। इसकी स्थापना कब हुई? 1907 ईस्वी में। कब किया गया था इसकी स्थापना? 1907 ईस्वी में। अगर झारखंड का मैप देखा जाए तो इस तरह से कुछ है, इस तरह से है, इस तरह से कुछ मैप है, ठीक है। इस तरह से, इस तरह से, ऐसे झारखंड का कुछ मैप है। तो यहाँ पे है कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे खरकई नदी, यहाँ पे सोनरेखा नदी जाते हैं। तो यहीं पे क्या बसाया गया है? पूर्वी सिंहभूम में या पश्चिमी सिंहभूम में टाटा के जमशेदपुर शहर है, वहां पे इस कंपनी को लगाया गया है। कब लगाया गया है? 1907 ईस्वी में टाटा जी के द्वारा लगाया गया। इसे टिस्को के नाम से भी जाना जाता है, TISCO, टिस्को, यानी कि टी से टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील और CO से कंपनी, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी। समझ में आ गया? इसे कहाँ बसाएंगे? तो यहाँ से कहाँ पाएगा आपका ऑप्शन? जमशेदपुर। यहाँ से क्वेश्चन इसे पूछे जाएंगे, इसलिए हम फंसने नहीं देंगे। इस कारण से हम उसमें सारा बात आपको बता दे रहे हैं ताकि आप एग्जाम में कभी भी कहीं भी चूक ना कर सके, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि भारतमाला परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखने वाली बात है कि भारतमाला परियोजना सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी सड़क से संबंधित है। भारतमाला जो संबंधित है, किससे संबंधित है? सड़क से। सड़क यानी कि राजमार्गों से संबंधित, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है भारतमाला। और पूछा जाएगा, यहाँ पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क NH7, जिसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? NH44। जिसी इसी का नाम बदल करके क्या रखे? NH44। पहले इसका नाम NH7 था। तो दोनों में से एक ऑप्शन दिए जाएंगे तो आपको एक ही मारना है, या दोनों दे के ए एंड बी दे दिया जाएगा, ए एंड बी दे दिया जाएगा तो आपको ए एंड बी में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी कंफ्यूजन, जितने भी डाउट्स से कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अगला हम देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब की गई? रंगीन टेलीविजन की शुरुआत 1982 में की गई थी। कितना में? 25 अप्रैल, APRI, अप्रैल 1982 में भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किया गया था। याद रखने वाला बात है, इसमें कोई भूलने वाली या तो कहीं पे भी आपको फंसने की कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। फिर अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि 23 में क्या है? 20 निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग है? लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला भी एक लौह इस्पात उद्योग है, टाटा भी एक लौह इस्पात उद्योग कंपनी है, भिलाई भी एक लौह इस्पात उद्योग कंपनी है। तो ऑप्शन में डी है, इनमें से सभी क्या है? लौह इस्पात उद्योग कंपनी है। अब इसमें याद रखना है राउरकेला, राउरकेला, फिर याद रखना है भिलाई, भिलाई, फिर याद रखना है बोकारो, बोकारो। क्योंकि ये उद्योग चैप्टर से है, कहीं से भी क्वेश्चन दे सकते हैं। और एक है दुर्गापुर, दुर्गापुर, ये याद रखना है, ये भी लो इस्पात है। तो बोकारो तो एक क्या है? स्टील प्लांट है, स्टील, स्टील प्लांट है, ठीक है बोकारो। ये लो इस्पात उद्योग नहीं है, स्टील प्लांट है बोकारो, ठीक है।
इसको इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि राउरकेला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे लिख दे रहे हैं सी एच, सी एच यानी छत्तीसगढ़ में, सॉरी छत्तीसगढ़ में नहीं, ओडिशा में है। राउरकेला कहाँ पे है, ओडिशा में है, ओडिशा में है। ओडिशा में राउरकेला कहाँ पे है, ओडिशा। किसके सहयोग से राउरकेला लगाया गया था, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो राउरकेला जो लगाए गए थे वो यूएसएसआर के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई थी, ठीक है, राउरकेला। उसके बाद आता है भिलाई। भिलाई भी किस कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। भिलाई को याद रखने की बात है, ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी यूएसएसआर की सहायता से लगाया गया था, भिलाई भी यूएसएसआर के सहायता से लगाया गया था। बोकारो, बोकारो किसके सहायता से लगाया गया था, शायद रुकिए दोनों में से नहीं, राउरकेला जो लगाया गया था यूएसएसआर की ही सहायता से, यूएसएसआर के सहायता से। और जो भिलाई जो लगाया गया था ये जर्मनी के सहायता से लगाया गया था, भिलाई जर्मनी की सहायता से भिलाई। और बोकारो यूएसएसआर यानी सोवियत संघ के सहायता से लगाया गया था। और दुर्गापुर यूके, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। कब लगा गया था, ये सारे एक दो तीन, ये तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुई थी, जबकि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना में किए गए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से थी, तो 1956 से लेकर के 1961 के मध्य ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की स्थापना किया गया था। समझ में आ गया, कभी इसमें डाउट की बात नहीं है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ से कहीं से भी आपके लिए क्वेश्चन दे सकते हैं, इसलिए हम आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने वाली बात से हमने हटा दिए। एक है ईयर इंडिया, तो ईयर इंडिया संबंधित है किससे है, इंटरनेट से, ऑप्शन ए में है, नहीं है। बी में है उपग्रह से, नहीं है। वायु मार्ग से, जी हाँ। तो आपका ईयर इंडिया क्या है, तो ईयर इंडिया एक कंपनी है जो कि वायुयान की मतलब यात्रा करने के लिए सुविधा प्रदान कर, जितने भी यात्री होते हैं जो आस पड़ोस के देश या देश के आंतरिक भागों में वायुयान के द्वारा यात्रा करने यात्रियों को क्या करता है, यह वायु सुविधा प्रदान करता है। एयर इंडिया एक कंपनी का नाम है जो कि वायु सुविधा प्रदान करता है किसके, हमारे देश के निवासी को, कि अगर आस पड़ोस के देश जाना है तो एयर इंडिया कंपनी में जाकर वहां पर हम क्या करते हैं कि अपने के लिए ऑनलाइन टिकट कटवाते हैं। तो यह एयर इंडिया एक वायु मार्ग से संबंधित है, यह याद रखना है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर, अंतिम क्वेश्चन है ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन 2025 के पीवाईक्यू के, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मलिन बस्तियों की प्रमुख समस्या है। तो मलिन बस्ती, सबसे बड़ी मलिन बस्ती कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई की सबसे बड़ी मलिन बस्ती, जैसे पिक्चर उक्चर या तो कभी भी मूवी बने होंगे तो उसमें आप मलिन बस्तियों के बारे में देखे, कैसे हीरो एक तरह से टंकी उनकी से पानी उनी भरने के लिए जाते हैं, एक तरह से बहुत सारे महिलाओं की भीड़ हो जाते हैं। ये कहाँ से आपसे संबंधित है, ये मलिन बस्ती से संबंधित है, ठीक है। तो मलिन बस्ती कहाँ पे है, मुंबई में है। सबसे बड़ी समस्या क्या है मलिन बस्ती की, मूलभूत आवश्यकताओं की कमी समस्या है। वहां के बहुत सारे कमियां हैं, अत्यधिक भीड़ भाड़ वो भी एक है, नशीले पदार्थों का उपभोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट है। तो मलिन बस्ती यानी कि गंदी बस्ती, जिसमें आपको आपको एक तरह से अपने बौद्धिक शक्ति या तो अपने समझ के आधार पर भी क्वेश्चन डिफेंड करना है और क्वेश्चन को पूरा पूरा पढ़ना है। ध्यान देखना है, कहीं पे नेगेटिव मार्किंग भी आ सकते हैं, नहीं है कर सकते हैं, तो आप हड़बड़ी में अपने आप में धैर्य सहनशीलता बनाते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ना कि आपको वहां पे अपनी मतलब एक तरह से हम नहीं कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रह के अंदाजी क्वेश्चन को मार के नहीं चला जाना, बल्कि वहां अच्छा से देखना है। टाइम आपको 3.15 यानी कि 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। 15 मिनट आपको क्वेश्चन को डिफेंड करने के लिए मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर बांटे जाएंगे और 3 मिनट आपको 3 घंटा लिखने के लिए दिए जाएंगे। ज्योग्राफी में टोटल कितने 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और बाकी बात का जो होगा सब्जेक्टिव, जिसमें से यही पैटर्न रहेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन 8 होंगे जिसमें बनाना है 6, 3 नंबर के क्वेश्चन 8 होंगे बनाना है 6 और 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे 6 जिसमें बनाना है 4, वही पैटर्न होंगे। बस यहाँ पे 5 नंबर 25 ऑब्जेक्टिव होते हैं, 30 ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं। समझ में आ गए।
तो फिर नेक्स्ट क्लास में ज्योग्राफी के हम 2 नंबर्स, 3 नंबर्स और 5 नंबर्स के साथ आपसे मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप आपको लाइक, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपका मोटिवेशनल बना रहे, ताकि आप लोगों के पढ़ाने के लिए हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम पढ़ रहे हैं और अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखना, अंतिम चरण में पहुँच गए, 1 साल क्या किए इससे मतलब नहीं रखता है, कि आप क्या किए, क्या नहीं किए। अभी अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर पाते हैं या आप देख के अच्छे से जाते हैं, तो आपके कहीं भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। समझ में आ गया? और आपके पैटर्न समझ आएँगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एग्ज़ाम पैटर्न को समझना कि किस आधार पर एग्ज़ाम होंगे। तभी तो एक क्वेश्चन पेपर को हम वहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे और एक तरह से डाउट क्लियर रहेंगे। समझ में आ गया? तो आपको गलती नहीं करना है, 1 महीना बाकी है आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो आपको अभी से सीरियसली पढ़ाई करना है, ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।